नमस्कार, एरियल न्यूज में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच में जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय सिंह चौहान जी हैं और हम सबसे पहले अपने चैनल के माध्यम से उनका स्वागत करते हैं। और आज हम उनसे चर्चा करेंगे जो एक समुदाय है। अगर चौहानों की बात की जाए तो चौहानों ने देश की आजादी से लेकर और अब तक उनका बड़ा योगदान रहा है, तो वो चौहान समुदाय से ही बिलोंग करते हैं। आज हम उनसे चर्चा करेंगे कि जो चौहानों का इतिहास है उसके बारे में बताएं। सर, एक सबसे पहले तो अपने चैनल के माध्यम से जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको अपना परिचय बता दें। डॉक्टर संजय सिंह चौहान, राष्ट्रीय अध्यक्ष जनवादी पार्टी सोशलिस्ट। देखिए, जहां तक चौहान समाज के इतिहास की बात है तो भारतीय इतिहास को आप देखेंगे तो दो बार बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। इतिहास में दो व्यक्ति, जयचंद और मीर जाफर, दोनों की गद्दारी दो धर्म के सत्ता को इस देश से हटाया है। भारत जब तक पृथ्वीराज चौहान के अधीन रहा, 17 बार विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत पर हमला किया, लेकिन कोई भारत पर अपना आधिपत्य नहीं जमा पाया। चौहानों की सत्ता जैसे ही जाती है, पृथ्वीराज चौहान जैसे ही हारते हैं, भारत हिंदू साम्राज्य था, मुगलों का गुलाम हो जाता है। और मुगलों के काल में एक मीर जाफर जब गद्दारी करता है तो देश अंग्रेजों का गुलाम बन जाता है। तो भारत की आजादी और गुलामी के बीच की दीवार पृथ्वीराज चौहान थे, चौहान समुदाय था। सत्ता जाने के बाद भारत पे गुलामी का दौर शुरू हुआ। अब अंग्रेज आए, देश गुलाम हुआ। अंग्रेजों के खिलाफ महात्मा गांधी एक बड़े चेहरे हैं भारत के, और निश्चित तौर पर वो हमारे फादर ऑफ नेशन है और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी बड़ी ख्याति है। लेकिन महात्मा गांधी से भी पहले इस देश में अगर कोई अंग्रेज नमक कानून को तोड़ा, नमक सत्याग्रह किया, तो बिहार में बुद्धू नुनिया ने किया। और अंग्रेजों के खिलाफ जब नमक पे कर बढ़ाया गया और नमक बनाने का अधिकार जब चौहानों से छीना गया, तो सबसे पहली आवाज अंग्रेजों के खिलाफ बुद्धू नुनिया ने उठाया और नमक को बना करके अंग्रेजों के खिलाफ नमक बनाया और बना करके कानून को तोड़ा। और अंग्रेजों ने जिंदा मतलब उनको खौलते हुए कढ़ाई में फेंक दिया था, और जहां उन्होंने तड़प करके अपनी शहादत दे दी थी। तो महात्मा गांधी से भी पहले सत्याग्रह करने वाला मेरा समाज रहा है और बुद्धू नुनिया ने शहादत दिया। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से जब इंडिया में आते हैं तो उन्हें हिंदुस्तान के किसी भी प्रदेश में आंदोलन के लिए जगह नहीं मिलती, वो सीधे चंपारण जाते हैं। चंपारण किस लिए गए? क्योंकि चंपारण के नुनिया समाज के पास नील उत्पादन से लेकर के नमक बनाने का आधिपत्य उनके पास था। बुद्धू नुनिया ने सत्याग्रह करके अंग्रेजों के खिलाफ इंकलाब बोल दिया था, और वहां का नमक बनाने वाली हमारी जो नुनिया समुदाय थी वो पूरी तरह से अंग्रेजों के खिलाफ खड़ी थी। महात्मा गांधी को लगा कि चंपारण में हम चलेंगे, इस सत्याग्रह के आंदोलन को और आगे बढ़ाएंगे तो हमें जनाधार खोजने की, लोगों को खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप ही एक बड़ा हुजूम हमारे साथ खड़ा हो जाएगा। और जो लोग महात्मा गांधी को चंपारण लेके गए थे, जब अंग्रेजों ने महात्मा गांधी पर शिकंजा कसा और कहा कि आप रहने वाले गुजरात के हो, आपका यहां रहना हम नहीं रहने देंगे, ना आपका घर है ना यहाँ पर आपका कुछ है, और जब जिला बदर किया इस बुनियाद पर कि आप गुजरात के रहने वाले हो, गुजरात जाओ, यहाँ आप हमारी सामाजिक समरसता को अंग्रेजों के खिलाफ बरगलाना बंद करो और यहाँ का आपको कोई अधिकार नहीं बनता है कि आप यहाँ रह सको। तब महात्मा गांधी को बटुकधारी प्रसाद चौहान ने अपनी 2.5 एकड़ जमीन उनके नाम की, और भितिहरवा एक जगह है चंपारण में, पश्चिम चंपारण में, वही महात्मा गांधी का घर बनाया। और 6 महीने तक महात्मा गांधी वही रह करके चंपारण आंदोलन की शुरुआत किया। और उनके आंदोलन में भी जो लोग लेकर के उनको गए थे, अंग्रेजों के सामने नहीं टिक पाए, वो लोग छोड़ दिए, भाग गए। और पूरा हमारा नुनिया समुदाय, पूरा हमारा चौहान समाज का समुदाय महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह की बागडोर संभाली और महात्मा गांधी को आंदोलन करने के लिए जमीन दी और आंदोलन करने के लिए इस देश में स्वतंत्रता संग्राम में आगे बढ़ाया। आप अगर हमारे उत्तर प्रदेश में आइए
तो आप बनारस चले जाइए, बनारस से चलिए जौनपुर के लिए, तो हौज जगह है जौनपुर में। 16 हमारे समाज के लोगों को एक साथ अंग्रेजों ने बरगद के पेड़ पर फांसी दिया था। जौनपुर से थोड़ा सा आगे बढ़िए, जौनपुर शहर को ढाकिए और लखनऊ की तरफ चलिए तो धनियामऊ गांव है जहां 7 चौहानों को एक साथ फांसी दी गई। आप बलिया जाइए तो एक गांव नराव में 22 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे। तो मेरे समुदाय का एक बड़ा देश के स्वतंत्रता आंदोलन में यूपी और बिहार में एक बड़ा योगदान रहा है और बड़ी शहादतें दिया है। लेकिन सारी सरकारों ने हमारे समाज के लोगों की शहादत को नजरअंदाज किया और इतिहास के पटल पर उनको आने नहीं दिया। मैं कहीं उल्लेख किया, जनवादी पार्टी आने वाले समय में अगर हम लोग सरकार में पहुंचते हैं तो निश्चित तौर पर अपने स्वतंत्रता का संग्राम सेनानियों को जो सम्मान मिलना चाहिए और उनकी शहीदी जमीन और उनकी शहादत जहां हुई है उस स्थल को एक बड़ा आयाम देने का काम करेगी। और हम भाजपा के लोगों से पूछना चाहते हैं कि ये लोग हमारे समाज का पूरा वोट लिया, यही भाजपा सरकार थी जिस सरकार में नेपाल से हाईजैक प्लेन इंडिया की गई थी और कंधार ले जाकर के उग्रवादियों ने जाकर के उसको उतारा था कंधार एयरपोर्ट अफगानिस्तान में। और जनता की बदौलत हमारे यात्रियों के बदले इन्होंने 3-4 आतंकवादियों को छोड़ा था और उन आतंकवादियों को जो प्लेन लेके गए थे उसमें बहुत सारे पत्रकार भी गए थे। और कंधार एयरपोर्ट से जैसे ही बाहर निकलते हैं सामने मोहम्मद गोरी की मजार मिली और मोहम्मद गोरी का जो मकबरा था उस मकबरा की दरवाजे के ठीक सामने 2 और मजारें बनी थी जिस पर वहां के स्थानीय लोग जूते मारते थे। भारतीय पत्रकारों ने जब उसका आशय पूछा कि आप लोग ठीक है मकबरा में जा रहे हो लेकिन ये जो 2 मजारें बनी है उन पर जूता क्यों मार रहे हो, तो वहां के लोगों ने कहा कि ये 2 मजारें हिंदुस्तान के राजा पृथ्वीराज चौहान की है और अंदर की मजार मोहम्मद गोरी की है और यहाँ हिंदुस्तान से आकर के हमारे शासक को हमारे राजा को मारा था, इसलिए यहाँ के प्रथा में है कि आज भी हम लोग इसकी मजार पर भी इसको अपमानित करते हैं। और भारत के सारे अखबारों के साथ साथ दुनिया का सबसे बड़ा अखबार वाशिंगटन पोस्ट में भी यह खबर छपी थी कि कंधार एयरपोर्ट के बगल में हिंदुस्तान के राजा पृथ्वीराज चौहान की समाधि पाई गई जिस पर लोग जूते मारते। और उस समय सदन में यह आवाज जब उठी, सदन में क्वेश्चन पूछा गया तो भाजपा के विदेश मंत्री ने उस समय जवाब दिया था कि हमें मालूम है और मीडिया के द्वारा पता चला है, लेकिन दुर्भाग्य है कि अफगानिस्तान में कोई चुनी हुई सरकार नहीं है, इसलिए हम कोई राजनीतिक पहल नहीं कर पा रहे क्योंकि वो संयुक्त राष्ट्र संघ का हिस्सा भी नहीं है। भविष्य में अगर अफगानिस्तान में कोई चुनी हुई सरकार आती है और अफगानिस्तान संयुक्त राष्ट्र संघ का हिस्सा बनेगा तो भारत राजनीतिक पहल करके पृथ्वीराज चौहान की अस्थि को भारत लाने का काम करेगा। और बीजेपी की सरकार 2014 में आई और उस दौरान अफगानिस्तान में चुनी हुई सरकार थी। अब अफगानिस्तान की पूरी संसद को बनाने का खर्चा भारत सरकार ने उठाया, वहां की प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम भारत के सैनिक वहां जाकर के कर रहे थे। तो भारत से अच्छे संबंध थे अफगानिस्तान के। हम लोगों ने प्रधानमंत्री कार्यालय को ज्ञापन दिया, एक बड़ी रैली इस समर्थन में किया और उस रैली में अखिलेश यादव जी भी बनारस के मंच पर थे और इस बात की मांग की गई सम्राट पृथ्वीराज चौहान स्वाभिमान रैली करके कि मोदी जी पहल करें और पृथ्वीराज चौहान की अस्थि को भारत मंगा करके एक राजा का जो सम्मान होता है उस गौरव को दें। और आश्वासन के बाद भी भाजपा ने इस पर कोई पहल नहीं की क्योंकि भाजपा हमारे समाज को लेकर के ये सोचती है कि चौहान हमारा वोटर है, हम कुछ भी नहीं देंगे तभी ये वोट हमको देगा। लेकिन मैं भरोसे के साथ आपको कह रहा हूं कि 2022 में भाजपा का ये भ्रम टूटेगा और चौहान समाज अपने इन सब इश्यूज को लेकर के, अपने ऐतिहासिक तथ्यों को लेकर के जिसको भाजपा ने नजरअंदाज किया है और जिसको भाजपा ने अपमानित किया है, इस अपमान का बदला 2022 में लेगी और पूरा हमारा समाज जनवादी पार्टी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में 2022 को दिखेगा। जिस तरीके से आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करी जाए तो भारतीय जनता पार्टी जो चौहान समाज को महत्व नहीं दे रही, लेकिन जब से पार्टी बनी है, जहां तक मेरा समझना है,
तब से भारतीय जनता पार्टी तो यही लोग कहते रहे हैं कि ये पार्टी ब्राह्मण और ठाकुरों की है और इसमें जो व्यापारी वर्ग है उसके लिए हित के लिए काम करती है, और ये हिंदुत्व की बात अगर करी जाए तो हिंदुत्व के एजेंडे पे काम करती है। तो जैसे अभी आपने कहा कि मजार पर जिस तरीके से जो वहां के लोग थे वो जूते मार रहे थे, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी से कभी आप लोगों ने समाज को लेकर के कभी बात करी? हम लोगों ने अपने पार्टी के नेतृत्व में नरेंद्र मोदी जी का जो कार्यालय है बनारस, उस कार्यालय पर धरना देकर के ज्ञापन दिया। हमारे समाज के तमाम सारे सामाजिक संगठनों ने विदेश मंत्रालय और प्राइम मिनिस्टर कार्यालय को प्रत्यक्ष भेजा, और एक बार भी बीजेपी इस मुद्दे को लेकर के गंभीर नहीं हुई। बीजेपी हिंदुत्व की बात करती है, तो हिंदुओं के अगर पैरेलल देखा जाए, हिंदुओं के इतिहास में देखा जाए तो पृथ्वीराज चौहान से बड़ा हिंदू कौन था? और अगर हिंदुओं के आइकन को देखा जाए तो पृथ्वीराज चौहान के अगर मजार पे समाधि पे जूते मारे जा रहे हैं तो ये हिंदुत्व का तो सबसे बड़ा अपमान है। असल कहिए तो भाजपा न तो हिंदू की है, न तो व्यापारी की है, न किसी जात वर्ग की है, न देश की है। भाजपा असल में इस देश के चंद पूंजीपतियों की पार्टी है, और सत्ता बनने के बाद 2 गुजराती देश बेच रहे हैं और 2 गुजराती देश की संपत्ति को खरीद रहे हैं, और वो गुजराती देश की संपत्ति को खरीद रहे हैं, वो पूंजीपति देश को खरीद रहे हैं जो स्वयं बैंकों का कर्ज नहीं अदा कर पा रहे हैं। और ये चीजें निश्चित तौर पर इस देश की जनता के दिल दिमाग में लोगों के बीच में पहुंची है, और भाजपा के छद्म राष्ट्रवाद के खिलाफ भी उत्तर प्रदेश के लोग खड़े हैं और 2022 में जवाब देंगे। और सबसे बड़ी बात, योगी कहते हैं हमारी बुलडोजर वाली सरकार, बुलडोजर की सरकार, अच्छा रास्ता बीजेपी ने दिखाया है बुलडोजर चलाने का, लेकिन बीजेपी और डिप्टी सीएम और सीएम इन दोनों को ध्यान रखना पड़ेगा कि वो भी हिस्ट्री सीटर है, उनके ऊपर भी 302 के मुकदमे हैं। डिप्टी सीएम केशव मौर्य हिस्ट्री सीटर है, तो सपा की सरकार बनेगी तो उनके भी मुकदमे देखे जाएंगे, और उन्हें सोचना पड़ेगा कि बुलडोजर आज इधर चल रहा है, कल उधर भी चलेगा, और इनको जो काम किए हैं उसका भुगतान उन्हें खुद भुगतना पड़ेगा। देश और समाज को बहुत दिन तक बेवकूफ बना करके आप नहीं रख सकते। महंगाई के नाम पर आए थे, कम करने के नाम पर, बेरोजगारों को रोजगार देने के नाम पर आए थे, सस्ती शिक्षा करने के नाम पर आए थे, गरीबी दूर करने के नाम पर आए थे, नारी सशक्तिकरण के नाम पर आए थे। बताइए किन मुद्दों पर यह सरकार सफल रही? गरीबी सबसे ज्यादा, गरीबी रेखा में जीवन यापन करने वाले लोगों की संख्या का अनुपात सबसे ज्यादा इस सरकार में बढ़ा, बेरोजगारी का दर सबसे ज्यादा इस सरकार में बढ़ा, महंगाई आज आसमान छू रही है कि गरीब की जो स्थिति है वो कैसे झेल रहा है और कैसे अपने को एडजस्ट कर पा रहा है, ये वही जान रहा है। लोग दवा और रोटी के अभाव में दम तोड़ने लगे हैं। शिक्षा इतनी महंगी कर दिया कि गरीब का लड़का अब डॉक्टर इंजीनियर बनने का सपना छोड़ दे। महिलाओं की स्थिति देखिए तो देश में बलात्कार का सबसे ज्यादा रेशियो उत्तर प्रदेश सरकार में है, बच्चियों और महिलाओं के साथ। तो ये सरकार सब बिंदु पर फेल है, और इस सरकार को भरोसा है कि हमारे पास पैसा है, हमारे पास देश के सारे उद्योगपति हैं, और चुनाव में इन पैसों के दम पर हम गरीबों का वोट खरीद के सरकार बनाएंगे, तो गरीबों का जमीन आप नहीं खरीद पाएंगे, और इस बार हर तबका आपको जवाब देगा और आपका पैसा भी काम आने वाला है। संजय जी, एक आखिरी सवाल आपसे और है कि जिस तरीके से जनवादी पार्टी ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया है, तो इसमें अगर देखा जाए तो चौहान समाज को कितने प्रतिशत भागीदारी देगी समाजवादी पार्टी? देखिए, अखिलेश जी के पास लोकसभा में मात्र 37 टिकट था। उस 37 में भी एक टिकट उन्होंने जनवादी पार्टी को दिया था, मुझे दिया था, और मैं लोकसभा का चुनाव लड़ा था, और मैं चंदौली से लोकसभा का चुनाव जीता भी था। मुझे जबरदस्ती बीजेपी के लोगों ने हराया, तो वो लोकसभा में हमें हिस्सेदारी दिए, तो मुकम्मल रूप से हमारी बात उनसे हुई है। विधानसभा में भी हमारे समाज को वाजिब हिस्सेदारी और भागीदारी मिलेगी। और हमारा जो लक्ष्य है, असल में मेरा लक्ष्य अखिलेश यादव जी की सरकार बनाना है,
क्योंकि अखिलेश यादव जी की सरकार बनेगी तो इस सरकार में हम इस भूमिका में रहेंगे कि हम अपने लोगों के का संरक्षण कर लेंगे और हमारे समाज पर कोई जुल्म जाति नहीं कर पाएगा। तो अखिलेश जी ने जो दायरा बनाया है सारे बैकवर्ड और सारे दलित लोगों को साथ में लेकर के चलने का, उत्तर प्रदेश में 2022 में ये सारा वर्ग इस बार गोलबंद होगा और प्रचंड बहुमत से अखिलेश यादव जी की सरकार बनाएगी। धन्यवाद। देखिए, अभी संजय जी ने जो महत्वपूर्ण जानकारी दी, अगर चौहान समाज की बात करी जाए तो देश की आजादी से लेकर और लगातार चौहान समाज का कहीं न कहीं उनकी भागीदारी और हिस्सेदारी रही है। लेकिन जो बात अभी बहुत महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ तो ये भी बताया कि जिस तरीके से एक भागीदारी की अगर राजनीति में लेकर के या देश में भागीदारी की बात करी जाए सरकारों के माध्यम से, तो चौहान समाज को उतना महत्व नहीं दिया गया, जिसके लिए ये चौहान समाज के लिए एक बड़ी बात और है। मैं बात करता हूं संजय जी से दोबारा, जिस तरीके से संजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं मैं बात करता हूं, बताइए। एक बात और है कि एक नैरेटिव विगत दिनों में भाजपा जैसी पार्टियों ने और पार्टियों ने एक पैदा किया, मतलब हमारे समाज को के बारे में लोगों के बीच महसूस किया कि हमारी आबादी 1% है 1.5% उत्तर प्रदेश में। चौहान समाज की आबादी 253 विधानसभा सीटों में कम से कम 10,000 वोट की और कई विधानसभाएं, सैकड़ों से ज्यादा विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां हम 10,000 से लेकर के 25,000 30,000 तक पोल करते हैं। हमारी आबादी उत्तर प्रदेश की आबादी में एक बड़ी आबादी का हिस्सा है। हम 6-7% हमारी आबादी है, लेकिन हमारी आबादी को हमेशा नजरअंदाज किया गया और यह सही है, नजरअंदाज इसलिए किया जा करने में लोग कामयाब भी हुए कि जो जाति राजनीतिक रूप से गोलबंद नहीं है, इकट्ठा नहीं है, जिसकी कोई लीडरशिप नहीं है, तो वो संख्या में ज्यादा भी है तो उसकी कोई गिनती नहीं करता है। लेकिन इस संख्या के अनुपात को जनवादी पार्टी प्रदेश की राजनीतिक पटल पर लाने का काम किया है और हमारे पास लिखित आंकड़े हैं, हमारे पास सत्यापित आंकड़े हैं। 253 विधानसभाओं में हमारे विधानसभा अध्यक्ष हैं और हम लोगों ने काम किया है। 10,000 वोट कम से कम इन विधानसभाओं में है और एक व्यापक राजनीतिक समीकरण को बदलने का हमारे पास वोट है। लेकिन सब दलों ने नजरअंदाज किया था, भाजपा ने नजरअंदाज किया था। भाजपा तो यहां तक नजरअंदाज की कि 2 बार 14 और 19 दोनों पार्लियामेंट के चुनाव में एक भी टिकट चौहान को नहीं दी। तो ये चीजें भी हमारे लोगों में एक बड़ा आक्रोश का कारण है और भाजपा को मुकम्मल जवाब 2022 में हमारी पार्टी के साथ लामबंद होकर के समाज देगा। धन्यवाद संजय जी। देखिए, संजय जी ने जिस तरीके से बताया, बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां दी चौहान समाज के बारे में और चौहान समाज की अगर कही जाए आबादी की बात तो उसको भी उन्होंने स्पष्ट किया कि चौहान समाज जो है वो कितना है। इसके साथ अगर बात करी जाए कि आजादी से लेकर के और अब तक, तो चौहान समाज का बड़ा योगदान रहा है, बड़ी भागीदारी रही है, जिसको अभी बहुत सारे लोग इस चीज को नहीं जानते होंगे। तो आज संजय जी के माध्यम से लोगों को ये जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को मिलेगी। तो ये एक लोगों के जिनको इस बात का नॉलेज नहीं था, जिनको जानकारी नहीं थी, उनको संजय जी के माध्यम से जानकारी मिलेगी। इसलिए हम संजय जी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और अपने चैनल के माध्यम से जो हमारे दर्शक देख रहे हैं हम उनका भी धन्यवाद करेंगे। सदा वसंत कैमरामैन के साथ मनीष सच्चिदानंद, लखनऊ।